अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधि पर सेना की कड़ी नजर बनी हुई है। सेना चीन को पीछे धकेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन से सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है और इस दौरान तवांग में तैनात सेना के जवान कंस्ट्रक्शन के काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश में होलंगी एयरपोर्ट जल्द बनकर तैयार होगा, जिससे भारत की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। सामरिक लिहाज से होलंगी एयरपोर्ट चीन से जुड़ी सीमा पर सैनिकों के साजो सामान तेजी से पहुंचाने में अहम साबित होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के केंद्रीय विकास मंत्रालय के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हाईवे अड्डे की परियोजना 2022 तक पूरी होने की उम्मीद है। पहले चरण में एयरबस A321 जैसे नैरो बॉडी जेट्स के लिए ये एयरपोर्ट पूरी तरह से सक्षम होगा। ये एयरपोर्ट पीक आवर्स में लगभग 200 यात्रियों को मैनेज करने की क्षमता रखता है। पैंगोंग के दक्षिणी इलाके से पूरी तरह नियंत्रण खोने के बाद चीन ने पैंगोंग झील आधी रात को बड़ी साजिश रची है। चीन ने झील में अपनी कॉम्बैट बोट यानी लड़ाकू नावें उतार दी हैं। LAC पर उसने अपने बम वर्षक विमानों को भी अलर्ट पर रखा है। चीन को यह डर सता रहा है कि भारत का पलटवार बहुत तेज और घातक होगा। ऐसे में चीन अपने मिसाइल सिस्टम सहित आर्टिलरी गन्स तैनात करके सुखोई और राफेल के हमले से बचने का प्लान भी बना रहा है। चीन की आधी रात वाली साजिश। LAC पर तैनात किए मिसाइल सिस्टम। सीमा पर चीन सेना हाई अलर्ट पर। LAC पर विमान, झील में बोट तैनात। युद्ध नीति में हारने के बाद चीन कूटनीति आजमाने की कोशिश कर रहा है। चोटियों पर बैठा चीन जब चोटिल होकर धूल चाट चुका है, तो अब शक्ति प्रदर्शन ही उसका आखिरी सहारा बचा है। उसके सैनिक पैंगोंग झील पर साजो सामान के साथ डेरा डालकर बैठ तो गए, लेकिन भारत की सेना ने 29-30 अगस्त की रात 2 घंटे से भी कम की कार्रवाई में चीन के सैनिकों को चोटियों से उठाकर स्पुंगर झील की तलहटी में पटक दिया। चीन की सेना का सारा साजो सामान धरा का धरा रह गया और अब वो तिब्बत के पठारों में बारूद बरसाकर प्रोपेगेंडा वीडियो बना रहा है। चीन की सरकार गुहार लगा रही है कि किसी तरह सीमा विवाद पर सर्दियों से पहले सुलह हो जाए, लेकिन चीन का ये शांति पाठ सिर्फ दिखावटी है।
क्योंकि चीन ने रातों रात युद्ध की तैयारी करने की साजिश रच डाली है। भारतीय सेना की तैयारियों से चीन इस कदर खौफजदा है कि उसने अपनी सेना के लिए सेकंड लेवल का अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन न सिर्फ हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी सैनिक टुकड़ियों को भी अग्रिम पंक्ति में तैनात कर रहा है। साथ ही साथ चीन ने अपने युद्धक विमानों को युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। चीन ने भले अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए हों, लेकिन उसे भारतीय सेना के घातक पलटवार का डर भी सता रहा है। इसीलिए चीन की आर्मी ने एलएसी के नजदीक अपनी ड्रिल शुरू कर दी है। चीनी सैनिक मिसाइलों की तैनाती और हथियार छिपाने की मॉक ड्रिल कर रहे हैं। कनाडा से छपने वाले एक डिफेंस मैगजीन से खुलासा हुआ है कि चीन ने अपने JH-7 लड़ाकू विमान अलर्ट पर रखे हैं। इन सभी लड़ाकू विमानों को हथियारों से लोड कर दिया गया है। ये लड़ाकू विमान लद्दाख एलएसी के सबसे नजदीक पड़ने वाले नागरी और होटान एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। चीन साथ ही भारत के जवाबी हमले से बचने की तैयारी भी कर रहा है। चीन को डर है कि राफाल और सुखोई से होने वाला जवाबी हमला बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। इसीलिए चीन ने अपनी सेना की ड्रिल्स बढ़ा दी है। इन ड्रिल्स में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रंगरूटों को अपने साजो सामान को छिपाने के साथ साथ आर्टिलरी, मैप रीडिंग और ड्रोन से निगरानी करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने और पुरानी कमजोरियां खत्म करने में जुटा है। इन दिनों चीन की सेना में बेहतरीन पेशेवरों की कमी है। अपने रंगरूटों को युद्ध कौशल सिखाने के लिए चीन दिन रात एक किए हुए है। चीन के रंगरूट मैप रीडिंग, कम्युनिकेशन और आर्टिलरी जैसी ट्रेनिंग ले रहे हैं। चीन की आर्मी अपने जवानों को तैयार रखने के लिए रात में भी उन्हें ट्रेनिंग दे रही है। चीन इस तैयारी के साथ साथ लगातार एलएसी पर साजिशें भी रच रहा है। पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके से पूरी तरह अपना नियंत्रण गंवा चुका चीन अब एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश कर सकता है, क्योंकि चीन ने पैंगोंग झील पर नावों की तैनाती की है। चीन ने एलएसी पर पैंगोंग झील पर एडवांस अटैक बोट तैनात की है। टाइप 928D अटैक बोट से चीन के सैनिक अपने इलाके में गश्त लगा रहे हैं। खबर है कि चीन ने एलएसी पर 18 कॉम्बैक्ट बोट्स की तैनाती की है। इनके लिए चीन की सेना ने एलएसी पर एक बड़ा डॉकयार्ड भी बनाया है। इसके साथ साथ नए रिपेयर स्टेशन और रडार स्टेशन भी बनाए हैं। शांति की बात करने वाला चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार जमावड़ा बढ़ा रहा है, तो मुकम्मल तैयारी के साथ भारतीय सेना भी चीन को जवाब देने के लिए डट कर खड़ी है। भारतीय वायुसेना के विमान मिराज, सुखोई, जगुआर हथियारों से लैस हैं और रफाल के आ जाने के बाद अब भारतीय वायुसेना की ताकत दुगुनी हो गई है। इसीलिए चीन हवाई हमले से बचने की ड्रिल कर रहा है। भारत के जवाबी हमले से बचने के लिए चीन तैयारियों में जुटा है। इसका मकसद है कि कैसे हवाई हमले के दौरान अपनी सेना के खास साजो सामान को बचाया जा सके। 19 सितंबर की दोपहर चीन की सेना ने तिब्बत के लहासा में एयर रेड ड्रिल की। इस ड्रिल में सेना और आम लोगों को हवाई हमले से बचने की ट्रेनिंग दी गई। दोपहर 12 बजे से 12:15 बजे के बीच 3 बार हवाई हमले की चेतावनी देने वाले वॉर सायरन बजाए गए। पहले सायरन पर लाइटें बंद करने का इशारा किया गया। दूसरे सायरन पर सेना और आम लोगों को शेल्टर में जाने का इशारा किया गया और तीसरे सायरन पर हवाई हमला खत्म होने का इशारा कर दिया गया। राफाल आने के बाद से चीन ने हवाई हमले से बचने के लिए बहुत से इंतजाम किए हैं। चीन ने एलएसी के नजदीक पड़ने वाले अपने अहम एयरपोर्ट्स को भी दुरुस्त कर दिया है। ये तस्वीर चीन के नागरी एयरबेस की है, जहां सबसे पहले चीन के लड़ाकू विमानों की एक फिक्स विंग होती थी और उसके सामने बने रनवे की लंबाई
2500 मीटर होती थी, लेकिन चीन ने अब इस रनवे की लंबाई बढ़ाकर 4500 मीटर कर दी है। पहले चीन का एयरबेस सिर्फ इतना ही था, लेकिन उससे सटे इलाके में चीन ने बीते 6 महीने में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम छेड़ रखा है। दूसरी तस्वीर है चीन की एयरफोर्स के होटान एयरपोर्ट की। यहाँ चीन ने पहले से ज्यादा विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। तस्वीरों से साफ है कि यहाँ चीन ने Mi-17 कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इसके साथ ही KJ-500 नाम के टोही विमानों की खेप तैयार की है और इन सब के साथ J-8 लड़ाकू विमानों की एक टुकड़ी भी तैनात की है। इसका मतलब ये है कि चीन पूरी तरह युद्ध की तैयारी में जुटा है, लेकिन उसका डर वाजिब है कि भारत का जवाबी हमला बहुत विध्वंसकारी होने वाला है, क्योंकि LAC के नजदीक भारत की तैयारी भी पुख्ता है। एक अभिनेत्री ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। इस बात की जानकारी एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक्टर ने दावा किया है कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने उनका शारीरिक शोषण किया। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी से मदद की अपील की है। तो वहीं कंगना रनौत ने भी आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस को समर्थन दिया है और ट्वीट कर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की है। शारीरिक शोषण के आरोप पर अनुराग कश्यप का भी जवाब सामने आया है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर आरोपों को बेबुनियाद बताया। अनुराग कश्यप ने ट्वीट के जरिए कहा कि ये महज शुरुआत है और अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं। अपनी सफाई में अनुराग कश्यप ने कहा कि वो ना तो इस तरह का व्यवहार करते हैं और ना ही बर्दाश्त करते हैं। अनुराग कश्यप ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूं, ना तो कभी किसी कीमत पे बर्दाश्त करता हूं। बाकी जो भी होता है देखते हैं। आपके वीडियो में जो दिख जाता है वो कितना सच है कितना नहीं। बाकी आपको बस दुआ और प्यार। आपकी अंग्रेजी का जवाब हिंदी में देने के लिए माफी। अनुराग कश्यप ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये तो बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके कि नहीं मत बोल, चुप हो जा। ये भी नहीं पता कि कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार है। अनुराग कश्यप पर आरोप लगाने वाली अभिनेत्री ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट कर लिखित में शिकायत देने को कहा है। रेखा शर्मा ने लिखित शिकायत मिलने के बाद मामले में कार्रवाई की बात कही है। उत्तर कोरिया अगले महीने जिस मिसाइल का टेस्ट करने वाला है उसकी जानकारी सामने आ गई। किम जोंग उन ने जनवरी में ही कह दिया था कि अब कोई भी समझौता उनके परमाणु कार्यक्रम के रास्ते में नहीं आएगा। और उसी वक्त उन्होंने एक बड़ा हथियार अपनी सेना के सुपुर्द जल्द करने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि किम जोंग उन की पार्टी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यह हथियार दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। ये दिन 10 अक्टूबर होगा, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए यह हथियार एक पहेली बना हुआ। दक्षिण कोरिया के सेना के एक बड़े अधिकारी ने ब्रिटेन की एक वेबसाइट को इस हथियार से जुड़ी जानकारियां दी हैं। उन्होंने बताया किम जोंग उन इस बार सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल का टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी मिसाइलों को SLBM कहा जाता है। ऐसी मिसाइल समुद्र की गहराई में रहने वाली सबमरीन से छोड़ी जा सकती हैं। पानी के नीचे से छोड़े जाने के कारण किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। खास बात यह कि जिस मिसाइल का टेस्ट किम करने वाले हैं वो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होगी। इस तरह की एक मिसाइल उत्तर कोरिया के पास पहले भी है, लेकिन नई मिसाइल पहले से ज्यादा आधुनिक होगी। इसकी रेंज पुरानी मिसाइल से कहीं ज्यादा होगी। हालांकि उत्तर कोरिया और खुद किम जोंग उन अभी इस तरह की खबरों पर खामोश हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में जांच के लिए पहुंची खाद्य विभाग की टीम पर राशन डीलर और उसके परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि राशन डीलर के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जांच के लिए एक टीम वहां पहुंची थी, जिस पर राशन डीलर और उसके परिवार के लोग टूट पड़े। टीम के लोगों को घेरकर उन पर लात और मुक्कों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। इस मारपीट में कुछ महिलाएं भी नजर आईं। खाद्य विभाग के कर्मचारी लोगों से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए, लेकिन कुछ कर्मचारी उन लोगों के चंगुल से नहीं निकल सके और काफी देर तक पिटते रहे। बाद में उन पर डंडों से भी वार किया गया। इस हमले में कई कर्मचारी घायल हो गए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया।
इस मामले की खबर जब बड़े अधिकारियों को हुई तो उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। अमेरिका ने साइबर अटैक के पीछे चीन का हाथ बताया है। अमेरिका के कानून मंत्रालय ने कहा है कि चीन के 5 नागरिकों ने अमेरिका और भारत समेत कई देशों में कंप्यूटरों को हैक किया। अमेरिका के मुताबिक भारत के सरकारी कंप्यूटरों को चीनी हैकरों ने ही निशाना बनाया। अमेरिका ने बताया कि चीनी हैकर्स ने भारत सरकार के कंप्यूटर्स में कोबाल्ट स्ट्राइक मॉलवेयर इंस्टॉल किया ताकि डेटा चुराया जा सके। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक गाड़ी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि गाड़ी में सवार 2 लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन आग की लपटों में घिरकर वो गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ये आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को उसे बुझाने का वक्त ही नहीं मिला। ऊंची लपटों के साथ गाड़ी में तेज धमाका भी हुआ, जिससे आसपास मौजूद लोग खौफ से भर गए। इस हादसे की वजह से वहां ट्रैफिक जैम भी लग गया। तस्वीरों में दिखा कि उस जलती हुई गाड़ी के पास ही एक पेट्रोल पंप भी था। गनीमत रही कि आग की लपटें वहां तक पहुंचने से पहले ही बुझ गई, नहीं तो वहां बड़ा हादसा हो सकता था। चीन से जारी तनाव के बीच हिमाचल के रोहतांग को लेह की सीमा से जोड़ने वाला अटल टनल बनकर तैयार हो गया। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बताई जा रही है, जो चीन के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। कहा जा रहा है कि चाहे पहाड़ियां बर्फ से लदी हों या फिर लैंडस्लाइड का खतरा हो, किसी भी मौसम में ये सुरंग बिना रुके सेना की सीमा तक पहुंच को आसान बना देगी। ये जो है अटल टनल रोहतांग बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब से कुछ समय के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे इस टनल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस टनल को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, जो सीमा से लगे मुश्किल इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का काम करती है। कि वर्ल्ड में इतनी लंबी टनल जो है लॉन्गेस्ट टनल है ये, और इसको बनाने में हमको 10 साल लगा और इसकी लागत करीब 3200 करोड़ की लागत इस पे आई है। खबर है कि इसी महीने के आखिरी हफ्ते तक प्रधानमंत्री इस टनल का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसके बाद ये टनल लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के सचिन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10 साल में तैयार हुए इस टनल को बनाने की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की। इस टनल की लंबाई 9 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा टनल बताया जा रहा है। इस टनल के शुरू हो जाने से सेना की सीमा तक पहुंच तो आसान हो ही जाएगी, साथ ही हिमाचल के मनाली से लेह की दूरी भी 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। अभी खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से रोहतांग दर्रे को कई महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। इससे हिमाचल के कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले से लद्दाख का संपर्क भी टूट जाता है, लेकिन इस टनल के शुरू होने के बाद किसी भी मौसम में रोहतांग से लेह आसानी से पहुंचा जा सकेगा। लोकसभा में पीएम केयर फंड्स पर कांग्रेस और विपक्ष के सवाल उठाए जाने के बाद सरकार ने भी पलटवार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अगर वो बिना पंजीकरण वाले प्रधानमंत्री राहत कोष पर जवाब नहीं दे सकती तो फिर उसे पीएम केयर फंड पर भी सवाल करने का कोई हक नहीं है। निर्मला सीतारमण ने पीएम केयर फंड पर पूरी पारदर्शिता बरते जाने का दावा किया और चीनी कंपनियों से चंदा लेने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जिससे पैसा लिया गया है वो वर्ल्ड बैंक की तरह एक संस्था है और इसे चीन से पैसा लेना कहना गलत होगा। राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर हम प्रश्न उठा रहे हैं इसीलिए कि आपके व्हाट यू से योर डीड्स डिमांड द क्वेश्चन। पीएम नेशनल रिलीफ फंड से आपने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया, इसीलिए हम मांग रहे हैं उसका अकाउंट दिखाओ। ये जो 10-15 नाम आपने सुनाया और बीजेपी ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी वगैरह का कोई पीएम केयर से फंड नहीं जाता जी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजीव गांधी ट्रस्ट पर लोकसभा में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने मेहुल चौकसी, यस बैंक के फाउंडर और जाकिर नाइक से लाखों रुपए लिए। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने जमीन को लेकर भी राजीव गांधी ट्रस्ट पर वार किया और कहा कि इस ट्रस्ट के पास देश के हर कोने में जमीन है। सर मेहुल चौकसी जो पीएनबी फ्रॉड करके बाहर चला गया सर, उससे भी 10 लाख रुपए इन्होंने ले लिए। आप 10 लाख उससे भी आपने छोड़े नहीं। यस बैंक का सर जो फाउंडर है राणा कपूर सर, उससे भी इन्होंने लगभग 10 लाख रुपया ले लिया सर जो NSCL स्कैम के जिग्नेश शाह हैं सर, उस स्कैम वाले से 50 लाख ले लिया सर इन लोगों ने। और सर यही नहीं सर, जो जवाहर भवन है 1985 में उसकी 100 करोड़ रुपया कीमत थी सर मैं कितने चिट्ठे खोलूं। और सर
अगर आज उसका देखेंगे सर तो उसका लगभग सर कोई पीएसयू बाकी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने पैसे ना लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है किसान बिल से जुड़ी हुई। अब से थोड़ी ही देर में केंद्र सरकार राज्यसभा में कृषि सुधार विधेयक पेश करेगी। किसानों के हित से जुड़े ये 3 बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुके हैं और सरकार इस बिल को आज राज्यसभा में पास कराने की तैयारी में है। जो विधेयक सरकार आज पेश करेंगी उनमें पहला है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, दूसरा है किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा विधेयक और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। हालांकि इस पर विपक्ष के साथ एनडीए में शामिल अकाली दल भी इस बिल के विरोध में है। किसान बिल के समर्थन में बीजेपी, बीजेडी, वाईएसआर, टीडीपी और एआईएडीएमके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बिल के विरोध में कांग्रेस, टीएमसी, टीआरएस, डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी हैं। इस बिल को लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान बिल से जुड़ी हुई आज ये बिल राज्यसभा में पेश होगा और अब से थोड़ी ही देर में ये बिल पेश किया जाएगा, सभा में पास करने की तैयारी में है। जो विधेयक सरकार आज पेश करेगी उनमें पहला है किसान उपज व्यापार और दूसरा है किसान सशक्तिकरण विधेयक और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने साथी की पिटाई पर वकीलों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बताया गया कि एक झगड़े को सुलझाने पहुंचे उस वकील के साथ पुलिस ने न केवल मारपीट की बल्कि थाने ले जाकर उस पर झूठे केस भी दर्ज कर लिए। और इस बात की जानकारी जैसे ही दूसरे वकीलों को हुई, उन्होंने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठे वकीलों ने जमकर नारे भी लगाए। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। इससे पहले उस वकील की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ पुलिस वाले उसे घसीटते हुए दिखाई दिए। इस दौरान एक पुलिस वाला उस पर थप्पड़ बरसाता भी नजर आया। बाद में उसे जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया। बताया गया कि वकीलों ने अपने साथी को किसी तरह छुड़ा लिया, लेकिन पीड़ित वकील ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। जो भी इसमें कर्मचारीगण है, पुलिसकर्मी हैं, दोषी जो कर्मचारी है उनको सस्पेंड किया जाए और हमारे खिलाफ जो मुकदमा है उनके खिलाफ एक्सपंज किया जाए। खबर है कि पुलिस अधिकारियों ने वकीलों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जहर से भरा एक पार्सल भेजा गया है। व्हाइट हाउस में जाने से पहले छानबीन में यह संदिग्ध पैकेट पकड़ में आया। एफबीआई और सीक्रेट सर्विस इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि यह पैकेट कनाडा से व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप को भेजा गया था। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच 2018 में जंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जंग की रणनीति भी तैयार कर चुके थे। यह दावा अमेरिका के मशहूर पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब में किया और यहां तक लिखा कि अमेरिका ने जंग में इस्तेमाल करने के लिए 18 परमाणु बम तैयार रखे हुए थे। ऐसी कई मिसाइल तैनात कर दी गई थीं जिनकी पहुंच उत्तर कोरिया तक हो। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया भी आर पार की जंग के लिए पूरी तरह तैयार था। मतलब यह कि अगर जंग होती तो दोनों देशों में ऐसी तबाही होती जो पहले कभी न हुई हो। 2018 में ही डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात भी हुई थी। बॉब वुडवर्ड ने किताब में इससे जुड़ी जो भी बातें लिखी हैं उनका आधार ट्रंप से हुई बातचीत को बताया है। 2018 में ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए थे जो उत्तर कोरिया की यात्रा पर गए हों, लेकिन दावा यह है कि यह मुलाकात जंग टालने के लिए जरूरी थी और इसी मुलाकात के कारण दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ कुछ पिघलनी शुरू हुई। जंग के हालात दोनों देशों के बीच तब बने थे जब किम जोंग उन मिसाइलों के ताबड़तोड़ परीक्षण कर रहे थे, बल्कि 2017 खत्म होते होते उन्होंने ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया था जिसकी जद में पूरा अमेरिका था। जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिका ने भी एक मिसाइल केवल चेतावनी के लिए उत्तर कोरिया की तरफ छोड़ी। ये मिसाइल सीधा उत्तर कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग की जगह पर जा रही थी, लेकिन इसे जापान सागर में गिरा दिया गया था। कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़का 2 पुलिस वालों को पीटने की कोशिश करता दिखाई दिया। बताया गया कि बीच सड़क पर मोटरसाइकिल वाले ने उस लड़के की कार में टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उसने गाड़ी से उतरकर हंगामा करना शुरू कर दिया। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाले पर तो वो टूट ही पड़ा। हालात बिगड़ता देख मौके पर मौजूद कुछ और पुलिस वालों ने बीच बचाव किया। वहीं मारपीट कर रहे लड़के को समझाने के लिए कार से उतरकर एक लड़की भी उसके पास पहुंच गई। इससे पहले कार सवार ने कार में ठोकर मारने वाले मोटरसाइकिल सवार को भी पीटा, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे ही भिड़ गया।
लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि हंगामा करने वाला लड़का नशे की हालत में था। चीन दुनिया के तमाम समुद्री इलाकों पर राज करना चाहता है। चीन दुनिया के हर समंदर पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। अपनी इस चाल के तहत चीन ने पिछले एक लंबे वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना ली है। चीन की चाल का जवाब देते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने भी ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के पास जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होगी। अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाएगा अमेरिका। अमेरिका बनेगा सबसे बड़ी नेवल पावर। अमेरिका के जंगी बेड़े में होंगे 355 जहाज। अमेरिका का ऐलान, चीन परेशान। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने ऐलान किया है कि एक बार फिर अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना का रुतबा हासिल करेगा और 2045 तक उसकी नौसेना के जंगी बेड़े में 355 जहाज होंगे। मार्क एस्पर के मुताबिक अमेरिका की नौसेना ऐसे ऐसे हथियार और जहाज विकसित कर रही है जिनके बारे में दुनिया ने कभी सुना भी नहीं होगा। दरअसल अमेरिकी रक्षा विभाग को 2020 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और वो अपनी नौसेना के दम पर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अपने नौसेना अड्डे बनाना चाहता है। लिहाजा अमेरिका ने हिंद और प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने के लिए ये फैसला किया है। This future naval force will be more balanced in its ability to deliver lethal effects from the air, from the sea, and from under the sea. This fleet will be made up of more and smaller surface combatants, optionally manned, unmanned, and autonomous surface and subsurface vehicles, unmanned carrier-based aircraft of all types, a larger and more capable submarine force. दुनिया के अलग-अलग समुद्री इलाकों में चीन की साजिशों के बढ़ते जाल को देखते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि अमेरिका एक बार फिर सबसे बड़ी नेवल पावर बनेगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में चाइना लगातार अपने नौसैनिक बेड़े में इजाफा कर रहा है और इसके दम पर दुनिया के अलग अलग देशों की समुद्री सीमाओं में दादागिरी कर रहा है। अमेरिका के सामने अब कोई और रास्ता नहीं बचा कि वो चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए अपने नौसैनिक जंगी बेड़े में इजाफा करे ताकि चीन की दादागिरी को अलग अलग जगहों पर समुद्र में चुनौती दे सके। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के मुताबिक अमेरिकी अपनी फ्यूचर फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत अपनी नौसेना की क्षमताओं को विकसित करने में लगा है और उसी पॉलिसी के तहत ऐसे हथियारों को विकसित किया जा रहा है जो दुश्मन देश के जहाजों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। इसी कड़ी में अमेरिका 132 फीट लंबे सी हंटर नाम के ट्राइमाराइन ड्रोन को विकसित कर रही है। सी हंटर ड्रोन पानी में तैरता एक स्वचालित बोट ड्रोन होगा। सी हंटर ड्रोन समंदर में 2 महीने तक दुश्मन देश की पनडुब्बियों को ढूंढने के काम में माहिर होगा। इसके साथ सी हंटर ड्रोन दुश्मन के जहाजों पर नजर रखने का काम भी करेगा। इतना ही नहीं, सी हंटर ड्रोन ऐसे ऐसे उपकरणों और हथियारों से लैस होगा जो जंग के हालात में दुश्मन के जहाजों को नष्ट कर सकते हैं। अमेरिका को ये समझ में आ चुका है आज के दिन में, जिस तरह से उनकी गैप खत्म हो रही है, चाहे इकोनॉमिक गैप है या जो सामरिक गैप है, तो वो उसके लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। ये नहीं हो सकता कि हो सकता है कि 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल उसमें चाइना की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी है कि चाइना इमर्ज आउट होकर के कहीं सुपर पावर ना बन जाए। अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और उसके पास 130 जंगी जहाज समेत करीब 350 जहाज और सबमरीन की फोर्स है। वहीं अमेरिकी नौसेना के जंगी बेड़े में करीब 293 जहाज शामिल हैं। चीन समंदर में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना ताकत बनने के बाद अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। इसी मकसद से ही चीन ने अपनी नौसेना के जंगी बेड़े की ताकत में लगातार इजाफा किया। चीन ने अपनी नौसेना को 3 थिएटर में बांट रखा है: उत्तरी थिएटर, पूर्वी थिएटर और दक्षिणी थिएटर।
उत्तरी थिएटर नेवी चीन के समुद्री इलाके के उत्तर में उसकी नौसेना के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 4 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, 14 डीजल पावर अटैक सबमरीन, 1 क्रूजर, 9 डेस्ट्रॉयर, 12 युद्धपोत, 10 लड़ाकू पोत, 2 टैंक लोडिंग मशीन, 2 मध्यम लैंडिंग मशीन और 18 मिसाइल पेट्रोल क्राफ्ट हैं। पूर्वी थिएटर नेवल कमांड में चीन की नौसेना के पास 18 डीजल पावर अटैक सबमरीन, 12 डेस्ट्रॉयर, 23 युद्धपोत, 19 लड़ाकू पोत, 2 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 16 टैंक लैंडिंग जहाज, 7 मध्यम लैंडिंग जहाज और 46 मिसाइल पेट्रोल जहाज हैं। दक्षिणी थिएटर नेवल कमांड में चीन के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 न्यूक्लियर और 14 डीजल पावर अटैक सबमरीन, 4 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 11 डेस्ट्रॉयर, 18 युद्धपोत, 20 लड़ाकू पोत, 4 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 13 टैंक लैंडिंग और 9 मध्यम लैंडिंग जहाज और 22 मिसाइल पेट्रोल जहाज हैं। भले ही जंगी जहाजें कम हो अमेरिका के पास, मगर उसके जो सामरिक शक्ति है, जो उसका वेपन एंड इक्विपमेंट है, एब्सोल्युटली उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉप नॉच क्लास की है और वेल टेस्टेड। चाहे वो अमेरिकन ने किया हो, चाहे दूसरे युद्धों के अंदर में उसका यूज़ हुआ हो, तो उसकी टेक्नोलॉजी जो है एब्सोल्युटली कंटेम्पररी है। चाइना ने जितने भी ये टेक्नोलॉजी हासिल किए हैं वो सारे चोरी के हैं। मतलब साफ है कि चीन ने दक्षिण चीन समुद्र में जापान और अमेरिका, हिंद महासागर में भारत, पूर्व में ताइवान और उत्तर समुद्र में दूसरे देशों को चुनौती पेश करने की पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन जहां तक जंग लड़ने के अनुभव की बात है तो ये अमेरिकी नौसेना के पास ज्यादा है, क्योंकि चीनी नौसेना ने अब तक कोई अहम समुद्री युद्ध नहीं लड़ा है। लिहाजा उसके हथियारों का वास्तविक परीक्षण होना अभी बाकी है। लेकिन चीन अपनी नौसेना ही नहीं बल्कि अपनी कोस्ट गार्ड का भी लगातार आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है, ताकि जंग के हालात में वो इसका इस्तेमाल अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए कर सके। जानकारों का मानना है कि चीन के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसके जरिए वो पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर सहित 12 देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाना चाहता है। चीन पास पड़ोस के मुल्कों में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम इलाकों में समंदर के अंदर अपने सैन्य ठिकाने बनाना चाह रहा है, जिसके लिए वो अमेरिका का वर्चस्व खत्म करने और पूरी दुनिया में अपने नौसेना की ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। यानी साफ है कि अमेरिका के समुद्र में वर्चस्व को खत्म कर चीन नई ताकत बनना चाहता है। लेकिन चीन एक बात भूल रहा है कि अगर उसने अमेरिका से समंदर में सीधी जंग लड़ने की हिमाकत की तो अमेरिका के मित्र देश उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। ऐसे हालात में समंदर में अमेरिका और उसके मित्र देशों का ये गठजोड़ चीन पर भारी पड़ेगा। फिलहाल भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने चीन के खिलाफ क्वाड नाम का एक समूह बनाया है, जिसका मकसद समंदर में चीन की दादागिरी को रोकना है। यूं तो अमेरिका अपने दम पर ही चीन को सबक सिखाने की कुव्वत रखता है, लेकिन चीन को भी यह समझना चाहिए कि अगर इन चारों देशों की नौसेना उसकी नौसेना के खिलाफ खड़ी हो गई तो जंग के हालात में ये समीकरण उसको तबाह और बर्बाद कर सकता है। आज की ताजा खबर में इतना ही।